शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्या नगम्भ्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके कनार्कं सर्वलोके कनार्कं सर्वलोके। इलाहाबाद की पावन भूमि पर 3 जुलाई 1967 को योगिनी एकादशी के दिन योगेश कुमार मिश्र का जन्म एक उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ। 7 वर्ष की आयु में 1 वर्ष तक मियादी बुखार रहने के कारण शरीर कमजोर हो गया था। जीने की कोई आशा नहीं थी। इसी दौरान योगेश कुमार मिश्र के जीवन में आपके गुरु श्री हंसराज शर्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। गुरु की कृपा से आप मृत्यु पाश से निकलकर उन्हीं की प्रेरणा से आध्यात्मिक पथ पर चल दिए। गुरु द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ आपने सरस्वती शिशु मंदिर इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की। मैं उमाशंकर शुक्ल, मैं इनका शिक्षक रहा हूं और मैंने इनको प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और माध्यमिक स्कूल तक मैंने इनको शिक्षा प्रदान की है। मैंने जो शिक्षा योगेश को दी थी वह मैं वृद्धि के रूप में आज भी इनके अंदर प्राप्त कर रहा हूँ। वो संस्कार मेरे दिए हुए मिटे नहीं हैं, वो बल्कि विकसित हो रहे हैं। इस रूप में इनके प्रति मेरे अंदर अगाध श्रद्धा पैदा हो रही है कि हमारे दिए हुए संस्कारों को इन्होंने वृद्धि प्रदान की है, उसको मिटाया नहीं है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति योगेश जी के अंदर नहीं रही है। मैंने इनके अंदर एक तो ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और आध्यात्मिक संस्कारों का पुंज इनके अंदर मैंने पाया कि अनीत के रास्ते पर चलकर भौतिक सफलता इन्हें नहीं चाहिए। इन्होंने नीत के रास्ते पर चलते हैं, आध्यात्मिक सफलता इनको चाहिए थी, उस रास्ते पे चल रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इस रास्ते पर चलते हुए उत्तरोत्तर इनका विकास हो, समाज को नई गति दें और आध्यात्म जो वैज्ञानिक पक्ष है वो प्रस्तुत करने में इनको भगवान सक्षम बनाएं। मात्र 11 वर्ष की आयु में आपने श्रीमद् भागवत गीता पर प्रथम आलेख लिखा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहीं से LLB की पढ़ाई पूरी की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद बतौर अधिवक्ता उच्च न्यायालय से अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। योगेश कुमार मिश्र 29 वर्ष की आयु में उच्चतम न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किए गए। योगेश मिश्रा दीपक है, छोटे दीपक है, लेकिन वो क्षमता है कि हजारों दीपकों को जला सकते हैं। मिश्रा जी के 2-4 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केसों को देखने और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई क्रांति, कोई आगे बढ़ने की जोश, कुछ करने का एक जज्बा है। मिश्रा जी ने उन लोगों के मुकदमे लड़े। मिश्रा जी ने उन लोगों की बात को आवाज़ दी जो कि अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी दृष्टि से। उनको आवाज़ देने का काम योगेश मिश्रा जी ने किया है। क्रांति से मतलब यह है कि बौद्धिक क्रांति, संवैधानिक क्रांति को किस तरह लाया जा सकता है। योगेश मिश्रा का नाम मेरे दृष्टि से अग्रणी पंक्ति में रखा जाना चाहिए। संवैधानिक ऐसे मामले योगेश मिश्रा जी ने उठाए जिन पर हो सकता है आज नहीं 10 साल बाद, 50 साल बाद उन्होंने एक अंकुर डाल दिया है, एक बीज बो दिया है जिसको आगे बढ़ने में
एक सदी भी लग सकती है, लेकिन वो इन्होंने प्रारंभ किए थे। मैं क्रांति अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नई पीढ़ी के क्रांतिकारियों में शायद योगेश मिश्रा का नाम अग्रणी पंक्ति में होगा कि एक मुश्क खाक हैं मगर आंधी के साथ। हवा के मुंह को मोड़ देने वाले रुख को मैं प्रणाम करता हूं, और योगेश मिश्रा हमेशा 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 सत्य के पथ पर, संविधान के पथ पर और दुनिया को अच्छी नसीहत देने के पथ पर, रोशनी दिखाने के पथ पर आगे बढ़ते रहे। ये मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद जो संविधान की रचना हुई, उसके प्रति आपका एक क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ। क्या वास्तव में ये संविधान मनुष्य की ज़रूरतों के लिए बना है, या फिर हम कहीं अलाइन पावर के द्वारा या उस चीज़ों के द्वारा लीज पर इस देश को लेकर के, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी परोक्ष कारण से हम लोगों को यहाँ पर कोई वहाँ स्थान नहीं मिल पा रहा है जो कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में इंडियंस का स्थान होना चाहिए। तो इस प्रेरणा ने इनको एक जागरूक बनाया और फिर इनको एक समाज से लड़ने की प्रवृत्ति और सिस्टम के खिलाफ जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है उससे आपने एक सोशल वर्किंग शुरू किया। लेकिन विचार के रूप में जो राजीव दीक्षित ने कहा है वो सब योगेश मिश्रा जी की देन है, क्योंकि आपने जो जुडिशरी और उसका समअप करके एक वैज्ञानिक को वो भाषा सिखा दी जो एक लॉजिक और जस्टिफिकेशन के बीच की भाषा थी। एक सफल अधिवक्ता के तौर पर कार्य करने के बावजूद अंतर्मन प्रसन्न नहीं था। अपने गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने की ललक खींच रही थी। इसी समाज सेवी मन ने आपको गौ सेवा के लिए प्रेरित किया। गौ रक्षा के कार्य को आपने पूरे लगन से किया और हजारों गायों को कटने से बचाया। गोरक्षा के मामले में तो जी जान लगा देते हैं। हम लोग एक वाकया हमारे सामने घटी कि हम लोग जा रहे थे, एक मित्र के यहाँ ज़मीन का वो था मामला, वो दिखाने के लिए कि इसमें गौशाला बनाया जाए, कुछ स्वदेश औषधीय पौधा का लगाया जाए। उसके लिए हम लोग जा रहे थे। वो उनका सीतापुर रोड पर उनका है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो उसके पहले इन्होंने देखा एक ट्रक जा रही थी बंद बिल्कुल। तो इनकी इतनी सटीक जो है डायग्नोस है कि इन्होंने कहा कि सिंह साहब इसमें जो है एक गायें लदी हैं और ये ट्रक जा रहा है रामपुर कटने के लिए, आप कहिए तो इसको पकड़ा जाए। तो हम कहा कि बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा काम है, इसको भाई इतनी गायों की हत्या तो बच जाएगा, ये पुण्य का काम है। तुरंत इन्होंने जो है उसको रोका और जाके जो पुलिस चौकी है वहाँ पर इन्फॉर्म किया। वो नहीं उतना मतलब तवज्जो दिया इनको। तो फिर एसएसपी को फ़ोन किए, डीआईजी को फ़ोन किए। अल्टीमेटली उस ट्रक को इन्होंने रुकवा दिया और थाने पर ले गए। तो इस तरह से निर्भीकता हमने देखा कि जिस काम को जा रहे थे उस काम को छोड़ के गौ हत्या को रोकने के लिए वो प्रमुखता दे दिया उन्होंने, उस काम को सेकेंडरी कर दिया, प्राइमरी गौ रक्षा के काम में वो लगे। 20 अगस्त 2001 में योगेश कुमार मिश्र ने मुगल सराय स्टेशन पर गोवंश से लदी मालगाड़ी रोककर सीज करवा दी। वर्ष 2000 में मैं आगरा में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर तैनात था और राजीव गुप्ता साहब उस समय उत्तर प्रदेश शासन में सचिव पशुधन के रूप में नियुक्त थे। उन्होंने आगरा हमको फ़ोन करके बताया कि मुगल सराय में बैलों से लदी हुई एक ट्रेन कटने के लिए कलकत्ता जा रही है, ऐसी सूचना मिली है। आप किसी तरीके से आप सीधे मुगल सराय पहुँचिए। दूसरे दिन सुबह जब पहुँच रहे हैं
तो वहाँ पर योगेश मिश्रा जी पहले पहुँचे हुए थे। ये भी गोरक्षा में रुचि रखते थे और इनसे मेरा परिचय हुआ। इनके साथ 2-3 और लोग थे और हमने देखा कि जो समस्याएं विधिक रूप से ट्रेन को रुकवाने में, पशुओं को उतरवाने में, डीआरएम की आनाकानी, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, योगेश जी ने प्राणपण से लग करके उस काम को किया और पशुओं को वहाँ से उतरवाया गया। जनता, वहाँ की स्थानीय जनता ने इतना, योगेश जी के ही माध्यम से स्थानीय जनता वहाँ पर इतनी एकत्रित हो गई थी कि रेलवे प्रशासन न चाह करके भी उन पशुओं को उतारने के लिए विवश हो गया। लेकिन जनता का दबाव और कानून की कुछ ऐसी स्थिति बताई गई जिसकी वजह से विवश होकर के डीआरएम को ट्रेन को अनलोड कराना पड़ा और फिर उन पशुओं को बनारस गौशाला में दाखिल कराना, उन पशुओं का ट्रीटमेंट कराना। इस सब काम में कम से कम 72 घंटे तक लगातार बिना रुके हुए योगेश जी और इनकी टीम के लोग लगे रहे। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न नहाने धोने की। और इनके इन सब काम को देख करके मैं बहुत ही उत्साहित हुआ और बहुत ही मन मेरा ये लगा कि यह व्यक्ति गोरक्षा के काम के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और उसके बाद से ही मैंने निश्चय किया कि योगेश जी को गोरक्षा के टीम में आगे बढ़ाया जाए। और फिर इनको मैंने कहा कि आप लखनऊ आइए। फिर लखनऊ में उसी के आने के 10-15 दिन के बाद ही बाराबंकी में एक स्थान पर 36 ट्रक जो हम लोगों ने पकड़ा था, जो रामपुर कटने के लिए जा रहा था, उसमें भी योगेश जी का पूरा सहयोग था। तो इस प्रकार से योगेश जी तब से हमारे साथ जुड़े और कई अभियानों में, असंतरा में कई ट्रक जानवर जो वहाँ पर पशुओं के इकट्ठा होने का और वहाँ से तस्करी के लिए, कटने के लिए जाने का एक बहुत बड़ा अड्डा था। वो 50 साल से वो अड्डा माना जाता था, उसको भी ब्रेकआउट किया गया और वहाँ पर तस्करी का काम बंद हुआ। उसी तरीके से उन्नाव में, एलाना में भैंसों के बीच में गोवंशीय पशुओं को रख करके वहाँ पर स्लाटर होता था। उस नेक्सस को भी तोड़ा गया। वहाँ परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति कराई गई। वहाँ परमानेंट एनजीओ का एक आदमी बैठता है जो चेक करता है कि कहीं कोई गोवंशीय पशु तो नहीं है अंदर। तो इसके अलावा बहुत से ड्राइव्स ऐसे चलाए गए जिसमें कि योगेश पूरा का पूरा साथ में रहे। 1 फरवरी 2002 को भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में अब कभी भी रेलगाड़ी से गौवंश का परिवहन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम में संशोधन उपरांत पूर्ण गौवध निषेध हेतु जो संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2001 में किए, उसमें योगेश कुमार मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 16 फरवरी 2002 में आप राजपत्रित अधिकारी के तौर पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त हुए। सभी कार्यों के साथ आपके अंतर्मुखी प्रतिभा के एक अभिन्न अंग आध्यात्म से आप कभी अलग नहीं हुए। कार्य के साथ निरंतर योग और साधना से जुड़े रहे। वर्ष 2010 में आपने सभी सरकारी दायित्वों से त्यागपत्र दे दिया। छह माह के लिए आत्मचिंतन के लिए एकांतवास में चले गए। इसी दौर में सघन साधना के दौरान भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा पर पुनः सांसारिक जीवन में आध्यात्म और ज्योतिष के उद्भव हेतु वापस आए। साथ ही आपने सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना की।
ज्योतिष पर अध्ययन करते हुए अनेक नए तरीके के शोध किए। ज्योतिष पर 5 पुस्तकें लिखी जो प्रकाशन हेतु तैयार हैं। आपकी लाइब्रेरी को देखकर ही एहसास होता है कि आपने ज्योतिष और आध्यात्म पर कितना गहन अध्ययन किया है। नित्य प्रातः से ही आपकी सघन साधना प्रारंभ हो जाती है। तदुपरांत आप अपने शोध कार्य में जुट जाते हैं। योगेश कुमार मिश्र ने अपने ज्योतिषीय विवेचनाओं से वैज्ञानिकों को भी पूर्ण रूप से सहमत किया और अपना लोहा मनवाया। मैं डॉक्टर उमाशंकर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो भारत सरकार की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की लैब है, जिसका कि अब नाम IITR है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी, वहाँ से मैं रिटायर हुआ और मैंने अपने जीवन काल में मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, जो अमेरिका की डॉक्टर रामा एस द्विवेदी के द्वारा स्थापित है, मैं उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। सर्वप्रथम इनका मेरा जो परिचय है वो मेरी बहन के द्वारा हुआ और उन्होंने मुझे बतलाया कि योगेश कुमार मिश्रा जी एक बहुत ही अच्छे भविष्यवक्ता हैं और उनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। तो चूँकि मैं बहुत बीमार था और मुझे एक अच्छे ज्योतिष की तलाश थी, तो मैंने योगेश कुमार मिश्रा जी को संपर्क स्थापित किया। मैं इनके घर गया और इनके वातावरण को घर के देखा, एक बड़ा ही धार्मिक वातावरण, और इनसे जो भी सवाल मैंने किए वो पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थे और कसौटी पे काफ़ी खरे उतरे। पंडित योगेश कुमार जी मिश्रा ने मेरे दामाद के बारे में, मेरे बारे में, मेरे बेटे के बारे में की, वो काफ़ी हद तक सही निकली। कहना चाहूँगा कि एक ये अच्छे भविष्यवक्ता हैं और भगवान करे इनको फ्यूचर में काफ़ी सफलता प्राप्त हो। श्री योगेश कुमार मिश्र के ज्योतिष अध्ययन और शोध का ही परिणाम है कि आपके द्वारा की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य होती हैं। मतलब योगेश जी से मिलने के पहले ज्योतिष के बारे में जो मेरी धारणा थी, कभी हाँ कभी ना जैसी थी। कभी कुछ बातें सही होती थी, कभी कुछ गलत होती थी और पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब मैं आपसे मिला, श्री योगेश जी से मिला, तो मैंने ये पाया कि और ज्योतिषियों में और इनकी गणना में या इनके प्रेजेंटेशन में या इनके भविष्यवाणियों में फ़र्क ये है कि जो भी बताते हैं, जो भी गणना करते हैं, उसका आधार पूर्णतया वैज्ञानिक होता है। सिर्फ ये नहीं कहते कि राहु की दशा है तो आप एक गोमेद पहन लीजिए या मंगल की दशा है तो आप मूंगा पहन लीजिए। उसकी जो विवेचना ये करते हैं वो पूरी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पे खड़ी होती है और साथ में ज्योतिष एक विज्ञान तो है ही। तो इनसे मिलने के बाद मैं जान पाया कि वास्तव में ज्योतिष एक विज्ञान है और अगर सही समझ रखने वाला आदमी सही तरीके से गणना करे तो ये बातें जो भविष्यवाणियाँ हैं वो 100% सही हो सकती हैं। और मेरे विषय में आपने जो भी बताया मुझे, अभी तक मैंने तमाम विषयों पर संपर्क किया उनसे। कुछ पारिवारिक मसले थे, कुछ मेरे व्यक्तिगत मसले थे, कुछ करियर को लेकर के थे, और अभी तक इन्होंने जो भी मुझे बताया, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो सारी बातें इनकी 100% सही साबित हुई। इनका समर्पण भगवान के लिए है, ईश्वर के लिए है, अध्यात्म के लिए है और समाज के लिए है, समाज के युवा वर्ग के लिए है। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इनके ज्योतिष में मैंने बताया, ज्योतिष जो है कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन तो कंप्यूटर भी करता है, कैलकुलेशन जो है एक मैथमेटिशियन भी कर सकता है। ज्योतिष में जो फल है उसमें आपकी इनर जो पावर है वो काम करती है, आप जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं वो काम करती है। और इस दृष्टि से देखें तो पढ़ाई तो इन्होंने मैचलेस की है ज्योतिष के अंदर। जो इनके घर में, इनकी लाइब्रेरी में बुक्स हैं वो इस बात की द्योतक हैं कि ज्योतिष में इनका समर्पण है। मिश्र जी ने जो अपना पंचांग निकाला है, पत्र निकाला है, उसमें लखनऊ इन्होंने बेस लिया है। तो जितने भी भारत के अंदर, मार्केट के अंदर जितने पत्र, चाहे 10 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, या तो उज्जैन बेस्ड होगा या बनारस बेस्ड होगा। ये जो पत्र नासा से डेटा लेके
और इस पत्र को हमने निकाला है तो जो दूसरे पंडित हैं, ज्योतिष का जो कार्य करने वाले हैं, वो हमसे इसलिए लेते हैं जो प्रश्न कुंडली में जो वो प्रिडिक्ट करेंगे वो बेटर होगा, बेस्ट होगा। और ये जो इनकी पहल है, जो पत्र इनका लखनऊ बेस्ड है, उसने भी इस बात का इस कंक्लूज़न देता है कि इनकी भविष्यवाणी जो है दूसरों से श्रेष्ठ होंगी, प्रिडिक्शन अच्छा होगा। और जब प्रिडिक्शन अच्छा होगा तो लोगों में ज्योतिष के प्रति जो एक भ्रांति आई है वो भ्रांति जो है विश्वास में परिवर्तित होगी, और जब परिवर्तित होगी तो समाज को एक धनात्मक दिशा मिलेगी। जब धनात्मक दिशा मिलेगी तो इस समय जो हमारे धीरे धीरे जो संख्या बढ़ रही है अवसाद की, लोग एकांकी बनते चले जा रहे हैं, घरों के अंदर जीते हुए भी मरने के बराबर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को एक दिशा देगा समाज। और भारतीय अपना जो सनातन ज्ञानपीठ है भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये भी एक अच्छी भूमिका अदा करेगा। इस विश्वास के साथ हम ज्योतिष के साथ हैं और इस ज्ञानपीठ के साथ हैं। तो मैंने ज्योतिष पर जब इनसे चर्चा करना चालू किया सर्वप्रथम, तो इन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी जन्मपत्री की डेट दीजिए, मैं आपके बारे में कुछ विश्लेषण करना चाहता हूँ। और सर्वप्रथम इन्होंने मेरी जन्मपत्री को देख करके बताया कि आपके व्यक्तित्व से और आपके शारीरिक गठन से ये जन्मपत्री मैच नहीं करती, ये जन्मपत्री आपकी बिल्कुल गलत है। जिसको कि मैं पिछले 30 वर्षों से अपने जीवन में उस जन्मपत्री के आधार पर सारी चीज़ें कर रहा था, उसको इन्होंने सिरे से नकार दी कि गलत है। तो इन्होंने समय परिवर्तन किया, लगभग 1 घंटे का समय मेरा इन्होंने परिवर्तन किया ज्योतिष पे। और फिर उसके बाद जो इन्होंने सारा विश्लेषण करके जो मेरा पास्ट इतिहास बताया वो हूबहू बिल्कुल सटीक उतरा। और आगे भी जो इन्होंने भविष्यवाणियाँ की उसके बारे में वो बिल्कुल एक्यूरेट। जिसमें से एक भविष्यवाणी तो मुझे बिल्कुल याद है, पिछले वर्ष इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी मेरे बारे में कि आप सितंबर के महीने में किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अन्यथा उसकी मृत्यु के कारण आपका पैसा फंस जाएगा। जब इन्होंने प्रेडिक्शन किया तो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, किसकी क्या मृत्यु, और थोड़ा सा था। बट जब वो घटना घटी पिछले साल सितंबर में, मेरे एक मित्र हैं, उनको मैंने कुछ पैसा दिया हुआ था, उनकी मृत्यु अचानक हो गई, वायरल फीवर से उनकी डेथ हो गई और वो मेरा पैसा फंस गया। तो ये छोटी सी एक घटना ऐसी है जिसको कि सटीकता के साथ इन्होंने प्रेडिक्शन किया और वो बिल्कुल सही उतरा। ऐसा था, योगेश जी से मुलाकात हुई और 2 प्रश्न मेरे थे। दोनों प्रश्नों में मैंने पूछा, एक तो मेरे बेटे का विदेश जाने का प्रोग्राम था, तो मैंने ये पूछा कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने सितंबर डेट दे दी थी, सितंबर में चला जाएगा, और सितंबर में वो लोग चले गए। दूसरा क्वेश्चन था मेरे भतीजे की मैरिज का, तो इन्होंने कहा नवंबर के बाद ही शादी होगी, इससे पहले नहीं होगी। तो ठीक है, नवंबर के बाद वो 2014 में निश्चित हो गई है शादी। ये हमारी दोनों भविष्यवाणियाँ उनकी सत्य हैं। मेरी मुलाकात इनसे 6 साल पहले हुई, अपने पति के साथ मेरे घर आए थे वो। तो जब मुझे पता चला कि ये अध्यात्म से जुड़े हैं और ज्योतिष के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, इनके बारे में 2-3 चीज़ें इन्होंने जो कही वो बिल्कुल जिस डेट पे जिस महीने में कही बिल्कुल वैसे सही है। इनके एक्सीडेंट भी जनवरी में हुआ था, तो उसका भी इन्होंने बताया था कि इनका एक्सीडेंट होगा लेकिन ये बच जाएंगे, कोई वैसे खतरे की बात नहीं है, लेकिन बहुत भीषण एक्सीडेंट है। अब ठीक वो जनवरी में उसी टाइम पे जो टाइम उन्होंने बताया था उसी पे हुआ इनका। तो एक जिज्ञासा रहती थी कि ज्योतिष क्या चीज़ है, तो जो भी लगता था कि ये ज्योतिष जानता है उनसे पूछते रहते थे, तो हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ बताता रहता था। किंतु जब से योगेश जी के साथ मिले हैं तो जब भी इनसे जो बात हुई है वो हमेशा सही बात बताई इन्होंने। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बताई है कि जो दूसरे से भिन्न हो, या दूसरा जो हमें बताता उसके बारे में हम इनसे पूछते थे, बताया नहीं ये गलत चीज़ बताई है, इसकी जगह ये चीज़ है जो कि सही रही है हमारे लिए। योगेश जी को मैं पिछले करीब 3-4 वर्षों से तो जानते ही हूँ, तो उनकी योग्यता पे मुझे कोई कभी शंका नहीं हुई। ये योग्य व्यक्ति हैं, खासतौर से जिस क्षेत्र में ये काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसके लिए सबसे योग्य, और इस शहर में सबसे योग्य ज्योतिषी मैं उनको मानता हूँ। संयोग से मेरे ही कार्यालय में योगेश जी आए थे उस दिन, तो एक व्यक्ति कानपुर से मेरे पास आया हुआ था, उसकी फैक्ट्री नहीं चल रही थी, वहाँ कुछ विवाद था, कुछ समस्याएं थी, तो योगेश जी ने उसको जो सलाह दी थी उसके लिए अचूक साबित हुई और पुनः उनका कारोबार ठीक से चलने लगा। देखिए, यहाँ पर एक मेरे शिष्य हैं, तो उनके लड़के की पत्नी नहीं आ रही थी 2 साल से,
जबकि उन पे एक बच्चा भी था 3 साल का। तो मैंने पूछा कि मिश्रा जी ये तो आ जानी चाहिए, बच्चा भी है, सब कुछ है, अकेला लड़का है उनका, सारी प्रॉपर्टी है उनके पास में। बोले कि ये नहीं आएगी। मैंने कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। इन्होंने मेरे को एक अनुष्ठान बताया और मैंने उनका अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद में वो आ तो गई, मेरे जो रिजल्ट था, मैंने अनुष्ठान किया था अच्छे से, तो वो आ तो गई। उसके बावजूद 1 साल बाद वो फिर चली गई और फिर मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मना कर दिया कि अब वो नहीं आएंगी। मैंने पहले ही आपसे मना किया था, पर आपने मेहनत की, उसका आपको फल मिल गया, पर वो अब नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से मैं इनसे बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे रिसर्च इन्होंने किए हैं और मैंने उनका रिजल्ट देखा है अपनी आँखों से, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से पास से देखा है इनके लिए। मेरे पति पंडित कृष्ण जी शुक्ला एडवोकेट हैं, वो हाई कोर्ट में, उनके बारे में योगेश जी ने बताया और कि इनका 2009 में एक्सीडेंट होगा और वो हुआ, ये भविष्यवाणी सही है। मेरे बच्चे के बारे में बताया, उसकी भी सारी भविष्यवाणियाँ सही हैं, निकली हैं। मेरी बेटी के बारे में बताया, बेटी बीमार थी, उस संदर्भ में बताया इन्होंने, कुछ उपाय भी बताए, हमने किए और वो भी सही निकले। मेरी सिस्टर है, उनके बारे में भी बताया इन्होंने, वो भी सही निकली हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो योगेश जी ने बताई हैं और वो सही साबित हुई हैं। प्रारंभ में तो ये करते ही थे, एसपीसीए में गोवंश के क्षेत्र में कार्य करते थे। उसके बाद इन्होंने ज्योतिषी के कार्य में जब इनके संपर्क में आया तो कई चीज़ें ऐसी आई जिसके संपर्क में आके मैंने एक तरह से टेस्टिंग के रूप में इनको देखा और जाना कि इनके जो ज्योतिषी के बारे में जानकारी है वो भी बहुत गहन अध्ययन इन्होंने किया, बहुत अच्छी जानकारी रही है। अगर उदाहरण के रूप में आप मुझसे पूछें तो मैं बड़ा एक अजीब गरीब बताऊंगा। इनका टेस्ट लेने के नाते मैंने कभी पूछा था मेरी जन्म तिथि बताइए क्या है, जबकि मैं जानता था कि मेरी जन्म तिथि जो ऑन पेपर है वो सही नहीं है, और इन्होंने जो जन्म तिथि मेरी निकाल करके अपने गणित से बताई वो बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखा, मेरी एक बार नाक का ऑपरेशन हुआ था पॉलिप का, जो इन्होंने पहले ही कह दिया था ये ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन के बिना कुछ और इसका सक्सेस होना नहीं है, और आपका जो ऑपरेशन होगा वो कब होगा, इस पर भी मुझे विश्वास उतना नहीं था, लेकिन जो बात निकली वो भविष्यवाणी भी इनकी बिल्कुल सही निकली। तीसरे, मेरे बेटे के विषय में इन्होंने उसके सर्विस के विषय में बताया था कि ये इस सर्विस में बहुत ज़्यादा नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। उसके ठीक 1.5 महीने बाद लड़के ने रिज़ाइन कर दिया वहाँ से, फिर दूसरी सर्विस उसने की। तो इन्होंने कहा लड़के को बैठना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे को बैठना नहीं पड़ेगा, और वही हुआ। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि एक ने बिना सर्विस मिले रिज़ाइन कर दिया और उसके वेरी नेक्स्ट डे उसको अपॉइंटमेंट के लिए बुला लिया गया, उसकी सर्विस हो गई, आज वो ज्वाइन कर रहा है। तो विश्वास ना होते हुए भी जो विश्वास जमता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो मिश्रा जी में मैंने देखी। योगेश अंकल के साथ आप कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम मेरा गुजरा है, हमारा वो वाला टाइम उनके साथ गुजरा हुआ है जब हम अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे थे पढ़ाई के बाद, और उससे लेकर के और आज इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। तो वो सारे ही फेजेस जो मेरे जीवन काल के गुजरे हुए हैं वो सब योगेश अंकल की नज़रों के सामने से गुजरे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा जब भी इनके साथ बैठते थे योगेश अंकल के साथ, तो एज ए यूथ मैं इन सब चीज़ों पे उस तरीके से बिलीव नहीं करता था, लेकिन अंकल के साथ बैठने में जो पॉजिटिविटी आती है अंदर, तो वो एक अलग चीज़ है जिसको हम शब्दों में नहीं बखान कर सकते। हाँ, काफ़ी कुछ, 1-2 बार हम मदर फादर के साथ ही बैठे हुए थे, और स्पेशली अपने लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में मैंने बात करी थी। मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल अपने कलीग का लेना चाहता हूँ। ही इज़ वर्किंग इन टाटा स्काई नाउ, वो टाटा स्काई में काम कर रहा है, यूपी के अंदर ही है। और अंकल ने जो डेट प्रिडिक्ट करी थी कि मेरा निकनेम राजू है, कि राजू इस तारीख से पहले उसका कुछ भी नहीं हो सकता, वो चाहे कितने भी हाथ पैर अगर मार ले। मैंने जाकर के इंस्टेंट उससे ये बोल दिया कि तुम्हारा इस तारीख से कुछ भी नहीं हो सकता, और आप बिलीव नहीं करेंगे, सेम उसी डेट को उसने रिज़ाइन किया था और शाम तक उसके पास दूसरी कंपनी का टाटा स्काई का ऑफर लेटर था। तो जाहिर सी बात है, ना मानने का तो कहीं पे विश्वास ही नहीं उठता है। एक समय ऐसा था मेरे लाइफ में कि बिल्कुल ही मेरे हस्बैंड, मैं बहुत अच्छा बिजनेस था, कंपेयर कह सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन में थे हस्बैंड, और अचानक ऐसा क्या हुआ हम लोग खुद नहीं समझ पाए कि ऐसा क्या हुआ। कुछ गलतियां हुई, जो भी हो, ये आप प्लैनेट्स का वो कह लें, जो भी हो, मैं तो अनजान थी। मैं उनके शरण में गई, मैं योगेश मिश्र जी के शरण में गई, और वहाँ से मुझे ये ज्ञान हुआ कि नहीं, ये लाइफ में एक प्लैनेट्स का ये हमारा दंड का पीरियड है, और उन्होंने उसके लिए मुझे सलाह दिया, और मेरा फिर से कारोबार चला।
बच्चे मेरे बहुत हायर एजुकेशन के लिए आगे गए और बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। देखिए, जिस दिन से ये पेट में आए वो बात से हम शुरू कर दें। हाँ, तब से हमारा भोजन बिल्कुल ख़त्म हो गया। 5 महीने बाद हम सिर्फ वो संतरा के जूस 2 गिलास पी के रहे। कोई ये नहीं कहता था कि तुम बच जाओगी, बहुत कमज़ोर हो गए थे। फिर ये 11 महीने बाद पैदा हो गए और जब तक ये पेट में रहे तो हम पूजा ही पाठ में सारा दिन हमारा जाता था। मन ही नहीं होता था, कर कुछ पाते नहीं, कमज़ोर इतने थे तो बस हम पूजा ही पाठ करते रहते थे। और ये 11 महीना का हुआ। उसके बाद ये इतना सीधा था, किसी को कुछ खिला दो, किसी को कुछ दे दो, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं था, अपने में ही पिसना। यहाँ तक कि सब बच्चों को कपड़े बनवाएं और अगर ये को न बन पाए तो ये कभी नहीं करता था कि बहन जी को ये कर दिया, ये किया। इतने सात्विक स्वभाव का ये था। 12-13 साल के थे तो हमसे कहने लगे कि मम्मी हमारा जनेऊ कर दो। जनेऊ आप समझते हैं ना? तो इनका जनेऊ हुआ 12-13 साल में। इनके एक गुरुजी थे, ये फिर बहुत बीमार हुए, साल भर बीमार रहे। इनको टाइफाइड बराबर होता रहा, इलाज कराए और पत्ते लगे, दूसरे दिन फिर इनको हो जाए। तो एक बाबा जी थे, हंसराज शर्मा उनका नाम था, पहुँचे हुए थे लेकिन वो गृहस्थ थे, उनका परिवार था। तो उनने फिर इनको भभूत दी तो इनको इतना पसीना आया कि बिल्कुल जी बिस्तर गीला हो गया। अब हमको डर लगा कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि पसीना आता है आदमी मर जाए जैसे कि वो। तो फिर हमने इनसे पूछे, हमारे साथ जो गए थे बम्बई घूमने, तो हम वहाँ के दृश्य इनसे पूछें कि भैया वहाँ गए थे, वहाँ का था, कैसा था। तो जी बताते रहे हम। ऐसे ही होते होते जब जनेऊ हो गया तो उसके बाद इनकी पूजा पाठ चल भी शुरू हो गई ज़्यादातर, और पूजा पाठ करने लगे। और फिर जाके बाद जी अपनी ज्योतिष वोतिष की छोटी मोटी किताबें ले आए, अब भी रखी हैं, तो वो देखते रहे। होते होते इनको इतना इंटरेस्ट हो गया कि अब जी पहुँच गए हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।